In our preceding lectures, we have built our strong concepts relating to risk and return. We also have learned that how can we use statistical measures to calculate the risk associated with any particular security or a financial asset. हमने पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ा, कोरिलेशन के बारे में पढ़ा। अभी हम इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो प्रॉपर क्लियर हो सकें। गिटमैन की बुक से चैप्टर नंबर 8 है 13 एडिशन से, उसकी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। रिस्क एंड रिटर्न आप सामने देख सकते हो। डॉगलस कील एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है जो कि ऑरेंज इंडस्ट्रीज़ की दो इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो एनालिसिस करना चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट नंबर एक्स है, इन्वेस्टमेंट नंबर वाई है उसके पास। कहते उसके बारे में उसने काफ़ी जो है वो डाटा इकट्ठा किया। उसने ये देखा कि जो पास्ट रिटर्न्स हैं वही जो है वो अगले सालों के जो फ्यूचर रिटर्न्स होंगे उसका एस्टिमेट लगाने के लिए हमें जो है वो हेल्प करेंगे। मतलब हम हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करेंगे अपने फ्यूचर रिटर्न्स को एस्टिमेट करने के लिए। अब कहते हैं कि एक साल पहले जो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्स है उसकी मार्केट वैल्यू $20,000 थी। अगर आपको गर्ल्स याद हो तो मैंने जो आपको रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, पहले मैं आपको वो फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फॉर्मूला था हमारे पास आर को कैलकुलेट करने का। आर हमारा इक्वल होता है हमारे जो भी डिविडेंड्स या कैश फ्लोज होते हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं हमारी P-PT-1 को। PT-1 हमारे पास जो है वो प्रीवियस ईयर्स होता है, या फिर बिगनिंग के पर जो आपके सिक्योरिटी की प्राइस होती है वो होती है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं PT-1 के साथ। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी सिक्योरिटी के एक्चुअल रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर उसने कहा कि आपकी पिछले साल की वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्स के लिए $20,000 थी। इट मीन्स कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्स के लिए बिगनिंग की प्राइस क्या होगी, PT-1 विल बी $20,000। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है इन्वेस्टमेंट वाई की, वो बता रहा है कि $55,000 है। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट एक्स जनरेट कैश फ्लोज ऑफ $1,500। जो डिविडेंड है या फिर जो कैश फ्लोज हैं, जिसको मैंने यहाँ पर डी, इसको आप सी भी लिख सकते हो चूँकि यहाँ पर कैश फ्लोज हैं तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि हम यहाँ पर डी की बजाय सी ही लिख लें। फार्मूला तो वही रहेगा ना। तो कैश फ्लोज आपके बन जाते हैं फॉर द ईयर विल बी $15,000। ठीक है, वो मेंशन कर दिए। उसके साथ उसने आपको इन्वेस्टमेंट वाई के भी बता दिए हैं। उसके बाद कहता है द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्स एंड वाई विल बी 21,000 एंड 55,000 रिस्पेक्टिवली। तो अभी मैं सिर्फ एक्स का डाटा आपके सामने लिख ली हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्स के लिए लिख देती हूँ कि उसकी जो है प्राइस आज के दिन में करंट वैल्यू जो है वो कितनी है, $21,000। ठीक है। अब आपके पास इस फॉर्मूला को जो है लगाने के लिए हर डिटर्मिनेंट मौजूद है। अब वो कहता क्या है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एक्स एंड इन्वेस्टमेंट वाई यूजिंग द मोस्ट रीसेंट ईयर्स डाटा। आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके दोनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं इन्वेस्टमेंट वाई एक्स के लिए इसको कैलकुलेट करूँ, इस फॉर्मूला में आप वैल्यूज़ पुट करोगे। कैश फ्लोज आपके पास 1500 है। पहले आप जो है अपने करंट ईयर की प्राइस में से बिगनिंग ईयर की प्राइस को लेस कर दोगे, मतलब 21,000 में से 20,000 को लेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1,000। 1500 में जब आप 1,000 को ऐड करोगे तो 2500 डिवाइड कर दोगे अपनी बिगनिंग की प्राइस के साथ जो कि आपके पास 20,000 है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.125। और अगर आप जो है रिटर्न को परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो फॉर इन्वेस्टमेंट एक्स, आपका जो रिटर्न होगा, मैं यहाँ पर आर एक्स मैंशन कर रही हूँ क्योंकि आपके पास जो है दो इन्वेस्टमेंट है ना, तो रिटर्न फॉर एक्स विल बी इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करके लिखूँ आपके पास आ जाएगा 12.5%। ठीक है, उसी तरह से आप वाई के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब मैंने सेम इसी फॉर्मूला में रिटर्न जो है वाई के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट की तो मेरे पास आंसर आया है 12.36%। ठीक है, अब मेरे पास दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम जो है इसका पार्ट बी अगर देखें तो रिक्वायरमेंट नंबर बी में वो आपको कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द टू इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वली रिस्की, दोनों इक्वली रिस्की हैं, तो डॉगलस जो है वो कौन सा प्रेफर करेगा दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रेफर्ड है। अब किसका रिटर्न ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट एक्स का, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों के लिए जो रिस्क है वो सेम होगा, तो डेफिनेटली अगर रिस्क का लेवल सेम है तो हम ज़्यादा रिटर्न वाले को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप पार्ट बी में ये लिख सकते हो कि बिकॉज बोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वली रिस्की एंड द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट वाई, देन वी विल सिलेक्ट, यहाँ पे डॉगलस विल सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्स।
ठीक है, क्योंकि डॉगलस जो है वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है। तो इस तरह से आप जो है प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2, रिटर्न कैलकुलेशंस। अब यहाँ पर उसने डिफरेंट आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रखे हैं और उसका आपके पास कैश फ्लोज गिवन है, उसके अलावा आपके पास बिगनिंग प्राइस गिवन है और आपकी एंड प्राइस गिवन है। अगर मैं इनको जो है लिखूँ कि आपके कैश फ्लोज विल बी सी, बिगिनिंग प्राइस आपकी होगी PT-1 और जो आपकी एंड ऑफ द ईयर वैल्यू है या जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कहलाएगी PET, और आपने कैलकुलेट क्या करने हैं, रिटर्न्स। तो वही फार्मूला जो कि अभी हमने देखा, R विल बी इक्वल टू C प्लस PT-1 जो उसकी प्रीवियस वाली वैल्यू होती है डिवाइड कर देंगे PT-1 वाली वैल्यू के साथ। तो आप जो है इन्वेस्टमेंट A के लिए, इन्वेस्टमेंट B के लिए, C के लिए एंड थ्रू D आप सबकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के जो रिटर्न होंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है। फार्मूला में ऐड करने के बाद आपकी वैल्यूज़ ऐसे ही आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, रिस्क प्रेफरेंसेस। यहाँ पर वो आपको एक टेबल जो आप देख रहे हो उसमें 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, X, Y एंड Z। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जिसको आप जो है कहते हो R बार, वो गिवन है, और जो स्टैंडर्ड एविएशन आपके पास सिग्मा है वो गिवन है, ठीक है। अब ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसमें वो क्या कहता है, कहता है कि शरॉन स्मिथ फाइनेंशियल मैनेजर है कंपनी का, बार्ने कंपनी का। उसमें वो कहता है कि उसके पास 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इवेल्युएट करना चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट को कि कौन सी सुपीरियर है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट उसके पास पहले से है, बाकी वो 3 इन्वेस्टमेंट्स को क्या करना चाहता है, इवेल्युएट। जो पहले पास उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो कहता है कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6% है। अब वो इन तीनों में से चूज़ करेगा कि कौन सी सुपीरियर है, उसको अब नेक्स्ट किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपके जो है वो 3 तरह के रिस्क प्रेफरेंसेस होती हैं, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क अवर्स, रिस्क सीकिंग या रिस्क प्रेफरेंस जिसे कहा जाता है। अब उसी तरह लिहाज से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में वो कहता है कि अगर शरॉन रिस्क न्यूट्रल पर्सन है तो वो कौन सी सिलेक्ट करेगा, अगर वो रिस्क अवर्स है तो कौन सी सिलेक्ट करेगा, और रिस्क सीकिंग है तो वो कौन सी सिलेक्ट करेगा, और उसका आपने रीज़न भी साथ में बताना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फिलहाल देखें तो हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर जो है वो सिंपल थ्योरी में मेंशन करना है कि अगर आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो रिस्क न्यूट्रल है तो डेफिनेटली उसको रिस्क और रिटर्न के ऊपर कोई भी प्रेफरेंस है ही नहीं, ठीक है। चाहे रिस्क ज़्यादा हो चाहे रिटर्न ज़्यादा हो, उसका कोई कंसर्न नहीं है, वो जितना मर्जी रिस्क ले सकता है, ठीक है। वो न्यूट्रल पर्सन है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन में रिस्क न्यूट्रल की डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो और साथ में ये भी लिख सकते हो कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इन तीनों में से कोई भी वो चूज़ करेगा, ठीक है। अगर हम रिस्क अवर्स यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर B की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट X है उसका रिटर्न भी सबसे ज़्यादा है 14%, और जो स्टैंडर्ड एविएशन है यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन आपको पता है कि विल बी इक्वल टू रिस्क, हम इसको रिस्क ही कंसिडर करते हैं, तो स्टैंडर्ड एविएशन भी उसका सबसे कम है, यानी कि रिटर्न सबसे ज़्यादा और रिस्क कम, सबसे कम। तो फिर अगर जो भी पर्सन रिस्क अवर्स है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट को चूज़ करेगा, इन्वेस्टमेंट नंबर X को, ठीक है, क्योंकि रिटर्न उसका हाईएस्ट है और रिस्क भी उसका सबसे कम है, क्योंकि हमारे रिस्क अवर्स पर्सन्स वो होते हैं जो कि रिस्क को अवॉइड करते हैं। तो जिसका रिस्क हमें सबसे कम होगा हमारे रिस्क अवर्स पर्सन्स वही चूज़ करेंगे। तो रिक्वायरमेंट नंबर X का एक तो रिटर्न सबसे ज़्यादा है, दूसरा रिस्क भी सबसे कम है, तो वो इसी को चूज़ करेगा। जो रिस्क सीकिंग पर्सन्स होते हैं वो हाईएस्ट रिस्क वाले को चूज़ करेंगे, जैसे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नंबर Z है, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते होते हैं। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट लास्ट वाली रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। उसमें वो कहता है कि गिवन द ट्रेडिशनल रिस्क प्रेफरेंसेस बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय फाइनेंशियल मैनेजर, जो कि पहले हमने देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% होता है, स्टैंडर्ड एविएशन का 6% होता है, विच इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रेफर्ड बाय। अगर हम देखें तो आपके जो रिस्क अवर्स पर्सनस ने चूज़ की थी इन्वेस्टमेंट नंबर X वो बेस्ट थी। पता है क्यों? क्योंकि जो आपकी पहले वाली जो आपने रिस्क प्रेफरेंस वाली पहले वाली चूज़ की हुई थी उसका जो रिटर्न है वो 12% है, और जो रिस्क है जैसे कि उसने आपको बताया है न्यूमेरिकल में कि वो कितना है, 6% है। तो गर्ल्स आप देख सकते हो कि अगर आप रिस्क अवर्स पर्सन हो तो आप इन्वेस्टमेंट नंबर X को चूज़ करोगे, उसका रिटर्न भी ज़्यादा है और उसका स्टैंडर्ड एविएशन मतलब रिस्क भी कम है, ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट नंबर X चूज़ करते हैं तो हम अपना रिटर्न इंक्रीज़ करने के लिए 1% और रिस्क बर्दाश्त करने के लिए रेडी होंगे। ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो कि दैट के इन्वेस्टमेंट X प्रोवाइड मोर रिटर्न
फॉर टेकिंग 1% मोर लेवल ऑफ रिस्क। अगर आप 6 से 7% रिस्क ले रहे हो, 1% ज़्यादा रिस्क लेते हो, तो आपको 2% से ज़्यादा फ़ायदा होता है। 2% कैसे? पहले आप जो है वो 12% ले रहे थे, अब आप 14% लोगे, तो जो आपका रिटर्न है वो इंक्रीज़ हुआ है 2% से, आपका रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 1% से। तो फॉर टेकिंग अ लेवल अप रिटर्न वी शुड इंक्रीज आर रिस्क एज वेल। ठीक है, तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो अपनी एक्सप्लेनेशन में। गर्ल्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है रिस्क एनालिसिस। उसमें कहता है कि सॉलिड डिज़ाइन जो है वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना चाह रही है, 2 एक्सपेंशन के पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके पास, और बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने जो अपनी एस्टिमेट्स का डाटा कलेक्ट किया है वो आप इस टेबल में देख सकते हो। एक्सपेंशन ए मतलब अगर हम फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी को देखते हैं तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी, एक्सपेंशन बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है कि जब हमने वो वाली एक्सपेंशन करनी है तो हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा, जिसको आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हो, वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद कहता है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स। रेट ऑफ रिटर्न्स जो कि उसने आपको आर कैलकुलेट करके दिया है वो आप देख सकते हो कि 3 आउटकम्स के अकॉर्डिंग है, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक। इन टर्म्स को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया। गर्ल्स, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं कि आपने उन ऑल्टरनेटिव्स में से किसको चूज़ करना है, तो कुछ आपके पास ऑल्टरनेटिव्स वर्स्ट होते हैं, मतलब उनकी रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न कम होता है, उनको हम पेसिमिस्टिक कहते हैं। कुछ हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं, जिसको हम मोस्ट लाइकली कहते हैं, जो कि सेम सेम ही होंगे। और कुछ आपके पास जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं वो बेस्ट होते हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आपका रिटर्न ज़्यादा होता है, रिस्क हमारा कम होता है। ठीक है, तो ये 3 अप्रोचेज़ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर उसने आपको बताया है कि हमारी एक्सपेंशन ए के लिए पेसिमिस्टिक अप्रोच है, 16% रिटर्न मिलेगा हमें, मोस्ट लाइकली है 20%। आप देख सकते हो कि दोनों एक्सपेंशंस की जो मोस्ट लाइकली है वो सेम है, और ऑप्टिमिस्टिक जो है वो भी उसने दोनों का बता दिया। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए वो क्या देता है, कहता है डिटर्मिन द रेंज ऑफ द रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर ईच ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स। जब भी हमें इस तरह का कोई सिनेरियो एनालिसिस करना पड़ता है, जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमारे पास 3 अप्रोचेज़ होती हैं, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज आपके एसेट्स के रिस्क को मेजर करती है। ठीक है, हम सिंपल क्या करते हैं, जोन सा हमारा हाईएस्ट रिटर्न होता है उसमें से हम अपने लोएस्ट रिटर्न को लेस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट रिटर्न आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी, लोएस्ट रिटर्न आपकी पेसिमिस्टिक अप्रोच होगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपके एक्सपेंशन ए के लिए रेंज को कैलकुलेट करूँ, रेंज को हम रेंज ही लिखते हैं, ठीक है, रेंज कैलकुलेट करने लगूँ तो हमने हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को लेस करना है। एक्सपेंशन ए के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसकी हाईएस्ट अप्रोच कितनी है, 24%, लोएस्ट अप्रोच कितनी है, 16%। ठीक है, दोनों को लेस करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। 24 में से जब मैंने 16 को लेस किया तो मेरे पास रेंज आ गई है 8% की। ठीक है, उस तरह से अगर मैं बी के लिए, एक्सपेंशन बी के लिए रेंज कैलकुलेट करूं तो वो मेरे पास कितनी आएगी, 30 में से मैं है जो है वो 10 को लेस कर दूंगी तो वो हमारी कितनी होगी, 20% रेंज होगी, रेंज फॉर बी। ठीक है, तो हमारी एक्सपेंशन ए के लिए रेंज आ गई है 8%, एक्सपेंशन बी के लिए रेंज आ गई है 20%। ठीक है, हमने बस जो आपकी बेस्ट थी उसमें से वर्स्ट को लेस कर दिया है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक में से पेसिमिस्टिक को लेस किया तो हमारे पास रेंज आ गई। नेक्स्ट कहता है विच प्रोजेक्ट इज़ लेस रिस्की एंड वाई। बिकॉज रेंज हमारी जिस तरह से आई, मैंने बताया रेंज आपकी रिस्क को मेजर करने का पहला है। हमने जैसे देखा कि स्टैंडर्ड एविएशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन से पहले हम रेंज को यूज़ कर सकते हैं रिस्क को मेजर करने के लिए। अब रिस्क किसका कम आया है, एक्सपेंशन ए की रेंज आपके पास 8% है, एक्सपेंशन बी की रेंज आपके पास 20% है। तो अगर हमने रेंज के अकॉर्डिंग देखना हो तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंशन ए है वो लेस रिस्की है। ठीक है, क्यों लेस रिस्की है, क्योंकि उसकी रेंज कम आई है, आप ये लिख सकते हो। अब उसके बाद आपके पास है रिक्वायरमेंट नंबर सी कि इफ़ यू वर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच वन वुड यू चूज़, वाई डज दिस इम्प्लाई अबाउट योर फाइंडिंग्स टूवर्ड रिस्क। अब देखें, दोनों की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो ऊपर उसने मेंशन की है कि दोनों को लगाने पर जो हमें एक्सपेंसेस आएंगे वो सेम है, उसके अलावा उनकी मोस्ट लाइकली अप्रोच भी सेम है। ठीक है,
और अगर हम रिस्क का फैक्टर छोड़ दें, रिस्क अगर हम ना देखें, अगर हमें रिस्क प्रेफरेंसेस का नहीं पता, देन हम दोनों में से कोई भी चूज़ करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगी, ठीक है। तो आपका जो डिसीजन है वो यही होगा कि बिकॉज द मोस्ट लाइकली अप्रोच आर सेम एंड देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज द सेम, आर डिसीजन विल बी डिपेंडेंट ऑन द रिस्क प्रेफरेंसेस, कि क्या हम रिस्क अवर्स हैं या फिर रिस्क ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, जिसको हम जो है वो रिस्क सीकिंग भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है रिक्वायरमेंट नंबर डी। Assume that expansion B's most likely outcome is 12%, 21% per year and that all other factors remain same. अब क्या हमारा जो पार्ट सी में डिसीजन है वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली अप्रोच में अगर रिटर्न इसका 21% हो जाता है और बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि अगर हम एक्सपेंशन बी की बात करें तो वो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और उसका रिस्क भी ज़्यादा है, रिस्क उसका 20% है और रिटर्न भी उसका ज़्यादा है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंशन बी की बात करें, अगर उसका रिस्क कम है तो उसकी जो रिटर्न्स हैं वो भी आप देख लें कम है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें दोनों में से कौन सी चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो आप इनकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हो, ये मैंने एक्सप्लेनेशन मेंशन की है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो मैं जो रिक्वायरमेंट नंबर बी की एक्सप्लेनेशन है मैं उसमें ये लिखूंगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट ए है वो लेस रिस्की है क्योंकि उसकी रेंज जो है वो आपकी कम आई है, स्मॉलर रेंज है। उसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट नंबर सी है उसमें मैं मेंशन कर दूंगी कि चूंकि हमारे दोनों के मोस्ट लाइकली अप्रोचेस जो है वो सेम है, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, हमारा जो आंसर है वो डिपेंड करेगा रिस्क प्रेफरेंसेस पे, ठीक है। और जो आपकी रिक्वायरमेंट नंबर डी है उसमें मैं ये मेंशन करूंगी कि हमारा अब आंसर क्लियर नहीं होगा क्योंकि हमारे पास रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी एक्सपेंशन ए की बात की जाए तो अगर तो उसका रिस्क कम है तो उसका रिटर्न भी कम है, और अगर एक्सपेंशन बी की बात करूं अगर उसका रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी हमें हायर लेवल पर जो है वो करना पड़ेगा बियर। तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी। माइक्रोपब इनकॉर्पोरेशन जो है वो 2 कैमरास परचेज करना चाह रही है, कैमरा आर एंड कैमरा एस। इस दिस क्वेश्चन इज़ इम्पोर्टेंट गर्ल्स, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कहते हैं दोनों जो कैमराज हैं उनको परचेज करने के लिए हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 4000, यानी कि दोनों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4000 सेम है। उसके बाद कहता है कि दोनों के बारे में कुछ रेट प्रोबेबिलिटीज़ और रिटर्न्स का एस्टिमेट लगाया है अकॉर्डिंग टू पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स, और मुझे जो है वो आपके टेबल में गिवन है। अगर हम इस टेबल को थोड़ा जूम करें तो आप देख सकते हो कि अगर मैं कैमरा आर की बात करूं तो उसके जो है रिटर्न्स भी गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है, ठीक है। जो जो अमाउंट में मेंशन्ड है इसको हम क्या कहेंगे आर, और जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम कहेंगे पी। उसी तरह से कैमरा आर का ये आर का कॉलम है और ये आपका प्रोबेबिलिटी का कॉलम है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहता है डिटर्मिन द रेंज फॉर द रेट ऑफ रिटर्न्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैमराज। आपने सबसे पहले रेंज कैलकुलेट करनी है और आपको रेंज का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है कि हम क्या करते हैं, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से लेस कर देते हैं लोएस्ट वैल्यू को। तो कैमरा आर के लिए अगर मैं रेंज कैलकुलेट करूं तो हाईएस्ट रिटर्न कितना है मेरे पास 30%, लोएस्ट रिटर्न कितना है 20%। तो कैमरा आर के लिए अगर मेरी जो रेंज है वो देखी जाए तो वो कितनी होगी 10%, ठीक है, 30 - 20। और कैमरा जो एस है उसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं अपनी रेंज तो हाईएस्ट रिटर्न है 35, लोएस्ट रिटर्न है 15। तो 35 में से जब आप 15 को लेस करोगे तो रेंज आपके पास एस की आ जाएगी 20%, ठीक है। हमने रेंज कैलकुलेट कर ली। उसके बाद वो क्या कहता है कि डिटर्मिन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न्स फॉर ईच कैमरा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आपको फॉर्मूला पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने का आर बार होता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न। उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सम ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय पी। हमारे जितने भी रिटर्न्स होते हैं हम उनको उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका सम ले लेते हैं तो हमारे पास आर बार आ जाता है। क्योंकि मैं आपको इसको कैलकुलेट करना और इसके कॉलम्स बनाना सिखा चुकी हूँ तो मैं जहाँ पर जिस आपको आंसर्स बताती हूँ, अगर मैं कैमरा आर की बात करूँ, कैमरा आर के लिए जो आपका आर बार होगा वो होगा 25%। और अगर मैं कैमरा एस की बात करूं, कैमरा एस
और उसके आर बार को कैलकुलेट करूं तो उसका आंसर आएगा 25.5%। मतलब दोनों के लिए हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, इसमें जस्ट माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है परचेज ऑफ विच कैमरा इज़ रिस्कियर। दोनों कैमराज में से रिस्कियर कौन सा है और क्यों है। ठीक है गर्ल्स, अगर हम इसका जो है रफली एस्टिमेट करें, हमने पहले रेंज कैलकुलेट की, आपकी कैमरा आर की रेंज 10% थी और कैमरा एस की रेंज 20% थी। उसके अकॉर्डिंग तो मोर रिस्की कौन सा हो गया, कैमरा एस, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा आई है। अगर यहाँ पर हम उसकी जो है वो रिटर्न्स को भी देखें तो उसके रिटर्न्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि जो कैमरा एस है आपका वो ज़्यादा रिस्की है। उसका ट्रेड ऑफ भी ऐसा ही है कि मोर रिस्क इज़ इक्वल टू मोर रिटर्न। उसके अगर रिस्क रेट्स ज़्यादा हैं, उसका रिस्क अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसका रिटर्न भी ज़्यादा आ रहा है। तो हमारा जो कैमरा एस है वो ज़्यादा रिस्की होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बार चार्ट्स एंड रिस्क। अब इससे पहले मैं सिर्फ आपको बार चार्ट्स दिखा चुकी हूँ, बनाना नहीं सिखाया मैंने आपको। यहाँ पे कहता है कि स्वान स्पोर्ट्सवियर है जो कि कोई नया जो है वो जीन्स इंट्रोड्यूस करवानी चाह रही है, जीन्स लाइन। उसके बाद कहता है कि वो दो तरह के डिफरेंट जो है डिज़ाइनर्स को इवेल्युएट कर रही है अपनी इंडस्ट्री में, दो तरह की जीन्स को इवेल्युएट कर रही है। एक है लाइन जे और दूसरी है लाइन के। ठीक है, कहते हैं आफ्टर मार्केट रिसर्च द फर्म हैज़ एस्टैब्लिश द एक्सपेक्टेशंस शोन इन फॉलोइंग टेबल। ये हमारी सिर्फ कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि दोनों के बारे में बताई हैं। अब मार्केट एक्सेप्टेंस जो है उसने आपको एक स्केल दे दिया है, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट वो प्रोबेबिलिटीज़ हमें गिवन कर रहा है और साथ ही रिटर्न्स गिवन कर रहा है। प्रोबेबिलिटी हमारे लिए पी होगी और जो आपके यहाँ पर आर गिवन है वो लाइन जे के लिए भी आर जे गिवन है और लाइन के लिए आर भी गिवन है। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यूज़ द टेबल टू कंस्ट्रक्ट अ बार चार्ट फॉर ईच लाइन्स एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। हमने बार चार्ट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न फॉर ईच लाइन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न तो आप सिंपल कैलकुलेट कर लोगे, आपको फार्मूला आता है, आर बार कैलकुलेट करना है आपने, सम ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय पी। आप आर बार कैलकुलेट करोगे लाइन जे के लिए भी और फिर आप आर बार कैलकुलेट करोगे लाइन के लिए भी। दो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बार चार्ट कैसे बना सकते हैं। बार चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे अपना ग्राफ। जस्ट अ सेकेंड। एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर नीचे ले रही हूँ। दूसरी हम लेंगे अपने वाई एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, आपको पता है कि हमेशा वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट वैल्यूज़ लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ लेनी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो ग्राफ बनाने जा रही हूँ वो आपके क्वेश्चन के रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर मैं जो है एक आपके सामने बनाऊँगी लाइन जे का और आप जो है वो फिर लाइन के का खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ ले लेते हैं। आपको पता है कि बिल्कुल स्टार्ट पे आपके पास वैल्यू होती है 0। आप उसके बाद जो प्रोबेबिलिटीज़ लोगे वो वाई एक्सिस पर लोगे। यहाँ पर मैं साइड पे लिख देती हूँ कि ये आपका प्रोबेबिलिटीज़ की लाइन है, ग्राफ है, और जो नीचे होंगे, नीचे हम क्या लेंगे, अपने रिटर्न्स लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटीज़ आपकी 0.05 से स्टार्ट हो रही हैं और ख़त्म हो रही हैं 0.6 तक। तो मैं इसके लिए जो स्केल यूज़ करूँगी, प्रोबेबिलिटीज़ चूँकि आप हमने देख लिया कि 0.05 से लेकर 0.6 तक थी, तो मैंने जो स्केल यूज़ किया है वो 0.1 का स्केल यूज़ किया है। और जो रिटर्न्स आपको गिवन है, चूँकि मैं आपके लिए जो अभी बना रही हूँ वो लाइन जे का है, तो आपके जो मिनिमम है वो 0.75 रिटर्न है, जिसको मैं अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 7.5%। ठीक है, 0.0075 है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपने जो है वो लिखना है हंड्रेड्स में, परसेंटेज में, तो वो आ जाएगा आपका 0.75%। तो मैंने उसी स्केल को नीचे यहाँ पर लिख दिया है। आप देख सकते हो कि नीचे मैंने रिटर्न्स का भी स्केल बना दिया। हम बार चार्ट कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, सिंपल। अगर हम जो है वो वेरी पुअर की बात करें तो वेरी पुअर में लाइन जे में अगर आप देखो तो 0.75% जो है आपका, उस पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05, यानी कि 0.1 का हाफ। ठीक है, जो मैं आपके सामने अभी बार बनाऊंगी वो कितना होगा, यहाँ पर जो आपका 0.1 है उसके सेंटर से स्टार्ट होगा और यहाँ से नीचे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0.75 से। तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक जो है वो बार बना देती हूँ।
मैंने आपके सामने बना दिया, इसको फिलअप कर दिया, इसका बार मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करें अगर हम पुअर की, तो पुअर वाली साइड पर हम देखें तो 1.25 पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.15 है, ठीक है। 0.15 मतलब जो 0.1 और 0.2 के दरमियान में आ रही होगी, ठीक है। तो वो हम कैसे लेंगे, उसका बार हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 0.2 का हाफ आप देख सकते हो वो इधर बन रहा है, इसके सेंटर में आ रहा है 0.15, तो मैंने जो है वो यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले की, एवरेज वाले की, जिसमें आपका 8.5 पर प्रोबेबिलिटी है 0.60, तो 0.6 जो है वो आपका ऊपर है बिल्कुल, तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा। ये देख सकते हो आप 0.6 तक आपका ग्राफ बन चुका है। अगर मैं बाकी दो के लिए भी ग्राफ बनाऊं तो आपका जो टोटल बार चार्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये फुल आपके पास बार चार्ट बन जाएगा। किसके लिए मैंने बनाया है, लाइन जे के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप अपना ग्राफ बना सकते हो लाइन के लिए भी। सिंपल है बिल्कुल, आप जो है वो बार्स बनाते हो, जो कि हम बचपन में सीखते हैं कि किस तरह से बार्स बनाए जाते हैं। हमारा जो सेकंड पार्ट था हमारी प्रॉब्लम का, अगर मैं आपको दिखाऊं दोबारा से, तो उसमें उसने कहा था कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं। हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, और दोनों के अगर मैं रिटर्न्स आपके सामने बताऊं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर जो है लाइन जे वो आपका आया है 8.3%, और जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करोगे फॉर लाइन के इट विल बी 8%, ठीक है। मतलब हमने अगर रिटर्न कैलकुलेट किया है, अगर हम रिटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपकी रिक्वायरमेंट नंबर जे है, लाइन जे है आपकी, वो ज़्यादा बेटर बन रही है, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट भी है आपके पास, जिसमें वो कहता है इवेल्युएट द रिलेटिव रिस्कीनेस फॉर ईच आइटम फॉर ईच जीन्स लाइन रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग द बार चार्ट। जो हमने बार चार्ट्स बनाए हैं उससे एक्सप्लेन करें कि रिस्कीनेस कितनी है। अगर हम जो है मैं आपको बताऊं रिस्क के अकॉर्डिंग, तो रिटर्न अगर आपका जे का ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी जो लाइन जे है वो ज़्यादा रिस्की होगी, और जो आपकी लाइन के है वो लेस रिस्की होगी, ठीक है। तो आप सिंपल एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर सकते हो कि लाइन के विल बी लेस रिस्की बिकॉज इट हैज़ स्लाइटली लोअर रिटर्न्स, ठीक है। तो जब रिटर्न्स कम होते हैं तो आपके रिस्क भी कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ईजी है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आता है। उसमें कहता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करें। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के गिवन है, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशंस भी गिवन है। हमें पता है कि किस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिंपल फार्मूला होता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हो अपने आर बार के साथ, तो आपके पास आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास ये है आर बार, और आपके पास सिग्मा भी गिवन है। तो आपने रिक्वायरमेंट नंबर ए में तो ये कैलकुलेट करना है। सिंपल डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा। अगर मैं आपके सामने फर्स्ट रिक्वायरमेंट का कैलकुलेट करूँ तो वो आपके पास होगा 0.35 स्टैंडर्ड जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उसके बाद कहता है इफ द फर्म विशेस टू मिनिमाइज रिस्क विच ऑल्टरनेटिव डू यू रिकमेंड एंड वाई। अगर आप अपने रिस्क को कम करना चाहते हो तो जिसका स्टैंडर्ड एविएशन जो है, आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एविएशन से ज़्यादा अच्छी मैयर है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगा वो आपकी सबसे लोअर जो है रिस्की ऑल्टरनेटिव होगा। एंड जब आप सबके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करोगे तो जो आपके पास ऑल्टरनेटिव सी है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम आएगा। तो आप एक्सप्लेनेशन में ये मेंशन कर सकते हो कि ऑल्टरनेटिव सी हैज़ द लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देन वी कैन से दैट इट हैज़ मिनिमम रिस्क और लोएस्ट रिस्क ऑल्टरनेटिव, ठीक है।